लीडरशिप या नेतृत्व के बारे में, नेतागिरी के बारे में बात करते हैं। नेता कैसे होते हैं, नेता बनना क्या है। अब ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, बहुत ही लोकप्रिय है, काफ़ी ग्लैमरस है। उस पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, सबको इसमें काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कभी हम कह सकते हैं कि कभी कभी ये भी डिस्कशन होता है कि लीडर और मैनेजर में क्या फ़र्क है। अब अगर मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद करें तो मैनेजमेंट 4 चीज़ों का मैनेजमेंट है, 4 एम है, 4 साधन है: मैन, मनी, मशीन एंड मटेरियल्स। तो जो आदमियों का मैन मैनेजमेंट है, ह्यूमन बीइंग्स का जो मैनेजमेंट है, पैसे का मैनेजमेंट, मटेरियल का मैनेजमेंट, मशीनरी, वो सब छोड़ दीजिए, तो इंसानों का मैनेजमेंट जो है वो लीडरशिप हो गया। तो उस तरह से हम अगर देखें तो लीडरशिप मैनेजमेंट का एक हिस्सा भी गिना जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि लीडरशिप मैनेजमेंट शब्द से सूटेबल नहीं है। लीडरशिप में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी चाहिए, कुछ प्रेरित करने वाली, मोटिवेट करने वाली, इंस्पायर करने वाली कुछ ज़्यादा क्वालिटी चाहिए। मैनेजिंग करना जैसे बहुत रूटीन और मैकेनिकल सा लगता है, तो कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे। एनीवे, तो वो ठीक है। और लीडरशिप की अगर व्याख्या बोलें तो एक ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना गोल अचीव करने के लिए। किसी व्यक्ति की शक्ति या काबिलियत, ऐसी काबिलियत कि वो एक ग्रुप को या एक टीम को अपने टारगेट या लक्ष्य सिद्ध करने के लिए ले जा सके, इन्फ्लुएंस कर सके, असर का उन पे प्रभाव डाल सके। लीडर मतलब नेता एक ऐसी व्यक्ति है, नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो वो काबिलियत रखता है, जो अपनी टीम को लक्ष्यों के तरफ, लक्ष्य को अच्छी सिद्ध करने की तरफ की दिशा में ले जाने के लिए प्रभाव उन पे डाल सके, इन्फ्लुएंस उनको कर सके। तो ये लीडरशिप हुई, एक किस्म की मैन मैनेजमेंट हुई, सिंप्लीफाइड नॉन ग्लैमरस शब्द अगर यूज़ करें हम तो। अब लीडरशिप की अलग अलग काफ़ी थियरियाँ हैं। उसमें एक ग्रुप है ट्रेट थियरीज़, लक्षण। लीडर के अंदर क्या क्या गुण या लाक्षणिकता होनी चाहिए, इसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसमें ये गुण होना चाहिए, ये मजबूत स्वभाव होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, लोगों को इंस्पायर कर सके ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए। मतलब जो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी लिस्टें बनाई है, ये गुण, 5 गुण, 10 गुण, 15 गुण, 20 गुण। तो ये अलग अलग किस्म की कि भाई हर इस व्यक्ति में ये खासियतें हो तो वो अच्छा लीडर बन सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लिस्ट बनाए हैं। दूसरा एक ग्रुप थियरी का है जो वर्क वर्सेस रिलेशनशिप, काम और संबंध के दो अलग छोर पे देखता है। या तो लीडर ऐसा होता है जिसका फोकस काम पे ज़्यादा होता है, काम क्या करना है, टास्क क्या है, गोल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, प्रोडक्शन है, उसके ऊपर वो जोर देता है, स्ट्रक्चर करता है, डिसिप्लिन करता है। और दूसरा लीडर है जो ज़्यादा उसका फोकस संबंधों के ऊपर है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर है, टीम के ऊपर है, लोगों के ऊपर है। वो ज़्यादा पॉपुलर होने की कोशिश करता है, वो ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं डालता, वो एम्प्लॉयज़ को थोड़ी ढील देता है। तो उसके लिए प्रोडक्शन या रिज़ल्ट इतना मायने नहीं रखता जितना कि लोगों के साथ उसके संबंध, पॉपुलैरिटी, वो सब। तो वो एक कंटिन्यूम हो गया कि या तो काम पे, आउटकम पे ज़ोर देना या संबंधों पे ज़ोर देना। अब या तो एक ज़्यादा काम पे ज़ोर देगा, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और दूसरा कंसर्न फॉर पीपल, लोगों पे जोर देगा। या तो इधर ज़्यादा होगा, उधर ज़्यादा होगा, या बीच में होगा। दोनों इक्वली कर पाना ऑब्वियसली मुश्किल है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, लेकिन मुश्किल है। उसी तरह एक और कंटिन्यूम, एक से सातत्यपूर्ण एक स्पेक्ट्रम आता है, ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक। तानाशाही लीडर है या लोकतांत्रिक टाइप का लीडर है। तानाशाही टाइप का लीडर जो है वो बॉसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा पावर अपने पास रखता है, डिसीजन खुद लेता है, फैसले खुद लेता है, जूनियर्स को पावर नहीं देता, एम्पावर नहीं करता, डेलीगेट नहीं करता, डिसीजन नहीं लेने देता, जूनियर्स को हुक्म फॉलो करने हैं। वो ज़्यादा बॉसी है, वो ज़्यादा मिलिट्री टाइप का है।
मिलिट्रिस्टिक है, वो ज़्यादा कमांडर टाइप का है। एम्प्लॉइज़ को सिंपली टास्क को एग्जीक्यूट करना है, वो बोले उसको हुक्म खाली बजाने हैं उनके। और डेमोक्रेटिक लीडर है, वो एम्प्लॉइज़ को एम्पावर करता है, डेलीगेट करता है, उनको सत्ता देता है, थोड़ी बहुत विकेंद्रीकरण करता है। केंद्रीकरण वर्सेस विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। ऑटोक्रेटिक लीडर सेंट्रलाइज करता है अथॉरिटी को, केंद्रीकरण करके अपने पास रखता है। डेमोक्रेटिक लीडर विकेंद्रीकरण करता है सत्ता का, और नीचे के लोगों को भी सत्ता और जिम्मेदारी सौंपता है। तो ये एक कंटिन्यूम हो गया, ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हो, ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो। करिज्मेटिक लीडर मतलब इंग्लिश वर्ड है करिश्मा, जिसको हम हिंदी में करिश्मा कह सकते हैं। जो लीडर में एक ऐसा करिश्मा है, उसका व्यक्तित्व में एक जादू है कि लोग उसको फॉलो करते हैं ऑटोमेटिकली, उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में ही एक जादू है, मैग्नेटिक है पर्सनालिटी उसकी, चुंबकीय व्यक्तित्व है जिसको कहते हैं, और लोग उसके पीछे चले जाते हैं। तो ये भी कुछ लोग ऐसी पर्सनालिटी वाले हो सकते हैं, या ऐसी डेवलप करते हैं पर्सनालिटी, लोग जैसे उनसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। लीडरशिप भी दो तरह के लीडरशिप हैं, ट्रांजैक्शनल या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल मतलब आपका नॉर्मल ट्रांजैक्शंस, डे टू डे अफेयर्स, रूटीन कंपनी चलाना, बिजनेस चलाना, वो सब। और ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब बहुत बड़ा रूपांतर या बहुत बड़ा परिवर्तन करना। जब कोई लीडर संस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन करता है और उसके लिए इवन एम्प्लॉयज़ के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन लाता है, तो वो हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कहते हैं। और नॉर्मल लीडरशिप ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, और शायद ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करिश्मा वाले लीडर की भी ज़रूरत पड़े। एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो मिखाइल गोर्बाचोव करके सोवियत यूनियन के जो लीडर थे एक ज़माने के, वो सत्ता में आए और उनके आने के बाद बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ। उन्होंने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रॉइका करके प्रोग्राम किए, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग, ओपननेस एंड रीस्ट्रक्चरिंग, कंट्रोल छोड़ दिए। रशियन सोसाइटी आयरन कर्टन थी, आप लोहे के पर्दे के पीछे थी, तो वो सब खुला छोड़ दिया। काफ़ी फ्रीडम दी लोगों को। पश्चिम के देशों से, अमेरिका वगैरह से संबंध अच्छे बनाए। कोल्ड वॉर, शीत युद्ध ख़त्म हो गया। बर्लिन की दीवार तोड़ दी, अमेरिका वगैरह से दोस्ती कर दी। और ऐसा इस हालत तक चीज़ें गई कि इवन सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। सोवियत यूनियन में बहुत सारे अलग अलग रिपब्लिक्स थे, वो सब टूट गए, बिखर गए उसके बाद। तो एक बहुत बड़ा बदलाव दुनिया की हिस्ट्री में गोर्बाचोव के आने के बाद आया। अच्छा बुरा वो बात अलग है, कभी कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, 5 साल बाद वो बुरी लगती है, 10 साल बाद वो वापस अच्छी लगती है। तो वो कहना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा डिबेट है इसके ऊपर कि उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, बुरा किया तब अच्छा था, आज अच्छा है क्या है, वो हमारे स्कोप के बाहर है ये चर्चा। लेकिन बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनके आने के बाद, उनके आने की उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ साथ में एक चीज़ ये भी बता दें कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भी एक है, एक लीडर आगे चलता है और लोग उनको फॉलो करते हैं। कुछ लीडर लो प्रोफाइल हैं, लो की रहते हैं, वो पीछे से लीड करते हैं, इन द सेंस कि वो एम्प्लॉयज़ को आगे धकेलते हैं, नॉट इन अ बैड सेंस, ख़राब रूप से नहीं, लेकिन एम्प्लॉई को प्रेस्टीज, लाइमलाइट, एम्प्लॉई को ऐसा डेवलप करते हैं कि एम्प्लॉई लाइमलाइट में आए, उसको प्रतिष्ठा मिले, उसको रिवॉर्ड मिले, उसको एनकरेजमेंट मिले, और वो लीडर पीछे से उसको एनकरेज करता है। तो वो ज़्यादा नर्चर करने वाला, एनकरेज करने वाला लीडर है, वो ज़्यादा फोकस में नहीं आता, लाइमलाइट में नहीं आता, प्रतिष्ठा उसको नहीं मिलती। वो शांति से पीछे से और दूसरों को चांस देता है, अपनी टीम को, कि उनको ज़्यादा इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले, उनकी वाहवाही ज़्यादा हो। ये अच्छी बात है, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। और कुछ लोग हीरो की तरह फ्रंट में रहते हैं, तो ये भी एक है। एक बहुत बड़ा इश्यू सिचुएशन और स्टाइल का है, परिस्थिति और लीडरशिप की स्टाइल। क्योंकि लीडिंग करना भी, एक इंसान जो लीडर है उसकी भी एक काम करने की पद्धति होती है, कार्यशैली होती है, लीड करने की स्टाइल होती है, और वो शायद वो स्टाइल फिक्स हो जाती है, वो स्टाइल वो बदल नहीं पाता। और कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें ये सिचुएशन में ये स्टाइल काम आए और दूसरी सिचुएशन में वो स्टाइल काम ना भी आए, और कभी कभी सिचुएशन ही नेता को पैदा करती है। एक एग्जांपल दूसरा दें तो जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी की हालत ऐसी थी कि जर्मनी
बहुत तकलीफ़ में था, दुखी था पूरा देश। मित्र राष्ट्रों ने, जिन्होंने जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 में हराया, उन्होंने काफ़ी संधि हुई, उसके बाद काफ़ी मुश्किल कंडीशनें ला दी थी, काफ़ी जर्मनी से वो जुर्माना, रिपेरेशंस वगैरह वसूल करते थे। तो जर्मन्स को काफ़ी शर्म महसूस हो रही थी, ह्यूमिलिएटिंग, एम्बेरेसिंग लगा था, हारना पड़ा था बुरी तरह से, वो खटक रहा था और बहुत टफ़ कंडीशन लगाई गई थी हारने के बाद उनके ऊपर। तो वो बहुत गुस्सा था, बहुत असंतोष था। उसलिए उस वक्त जब हिटलर की जर्मन लीडरशिप सीन में एंट्री हुई और उसकी बातें जर्मन लोगों को के साथ मैच हो गई, क्योंकि वो भी इसके अगेंस्ट में था और जर्मन्स ढूंढ ही रहे थे कुछ अपना गुस्सा अपना निकालने के लिए, तो उनको ये आदमी तब जच गया। तो ये सिचुएशन में हिटलर वाला पूरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट सफल हो गया और हिटलर को जर्मन लोगों ने बहुत पॉपुलर बनाया, जर्मनों ने उसको पूरी तरह सपोर्ट किया, तब हिटलर आगे बढ़ा। अगर हिटलर लीडर को अगर फॉलोअर सपोर्ट ना करे तो लीडर अकेला क्या करेगा। तो सिचुएशन ही ऐसी थी कि इस सिचुएशन में हिटलर का आना वो सिचुएशन के अनुरूप था और जर्मनों ने उसको सपोर्ट किया। शायद दूसरी सिचुएशन में उसको सपोर्ट ना भी करते। तो कभी कभी सिचुएशन लीडर को पैदा करती है, उस सिचुएशन में उस टाइप का लीडर चलता है, दूसरी सिचुएशन में दूसरी टाइप का लीडर चलता है। और सेम लीडर क्या सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्टाइल बदल सकता है। कभी कभी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की ज़रूरत है, ज़्यादा बॉसी आदमी की ज़रूरत है, ज़्यादा कठोर डिसीजन ले, ऐसा कमांडर टाइप का क्राइसिस मैनेजर चाहिए। बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्राइसिस है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तब लीडरशिप की स्टाइल अलग है, नेता के गुण अलग है, नेता की व्यक्तित्व भी अलग है। अब जब क्राइसिस चली गई तब वही नेता चलेगा क्या नॉर्मल सिचुएशन में? वो नॉर्मल सिचुएशन में उस तरह से बिहेव नहीं कर पाएगा, वो तो उसी स्टाइल से काम करेगा। तो ऑटोक्रेटिक आदमी डेमोक्रेटिक बनना उसके लिए मुश्किल है। जो तानाशाह है वो लोकतांत्रिक नहीं बन सकता, वो जनरली मुश्किल होता है। तो कभी कभी बहुत कम केस में शायद ऐसा होता होगा कि सिचुएशन के हिसाब से आदमी नेता अपनी स्टाइल भी बदल सके। चर्चिल का एग्जाम्पल ले तो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को चर्चिल की ज़रूरत थी, क्योंकि चर्चिल वॉर टाइम लीडर था। उसकी स्पीच, उसका जो भी था मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक या जो भी था, बेहद अच्छा ऑरेटर था और लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट किया टफ़ हालत में लड़ने को। तब चर्चिल की ज़रूरत थी और चर्चिल इफ़ेक्टिव हुआ। लेकिन वही चर्चिल जब शांति आई तब सफल नहीं रहा, और तब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन पाए और इफ़ेक्टिव भी नहीं रहे, सफल भी नहीं रहे और जीत भी नहीं पाए। लेकिन वॉर के दौरान वो काफ़ी उनको अपना पूरा हीरोइज़म दिखाने की, अपनी काबिलियत दिखाने का चांस मिला। लोगों ने भी उनको माना, एक्सेप्ट किया और उनके नीचे लड़ा इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर में। तो वही चर्चिल पीस टाइम में शायद इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहे। तो कभी कभी स्टाइल और सिचुएशन बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और लास्टली, सब्स्टिट्यूट्स एंड न्यूट्रलाइजर्स। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लीडरशिप, नेतृत्व, नेतागिरी को बिल्कुल इर्रेलेवेंट सा बना देती है, या नेता की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, नेता खास कुछ कर नहीं पाता, नेता की ज़रूरत भी कम पड़ जाती है। तो नेतागिरी या नेतृत्व का उतना सिग्निफिकेंस या महत्व भी नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हो आपकी कंपनी की, सभी काफ़ी मैच्योर हो, काफ़ी प्रोफेशनल हो, काफ़ी कॉम्पिटेंट हो, तो उनको कोई आके समझाए बताए उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद करने को तैयार है, वो खुद जानते हैं क्या करना है, खुद समझते हैं। वो कंपनी ऑटो पायलट पे जैसे चल रही है, उसमें कोई स्ट्रक्चर देने वाला, डिसिप्लिन करने वाला, बताने वाला, बॉसी करने वाला, हुक्म देने वाला आदमी की क्या ज़रूरत है? उसका रोल ही नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कभी कभी ये अच्छी भी बात है कि भाई ऐसे स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉई हैं जो कंपनी को अपने हिसाब से अपना काम कर लेते हैं और उनको कोई गाइडेंस या इनपुट की या लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा भी सेंस है। नेगेटिव सेंस में ये भी होता है कि उनको पड़ी ही नहीं है और वो रेजिस्ट करते हैं और ना उनको अपने रिवॉर्ड से मतलब है, ना संस्था के गोल से मतलब है, तब भी लीडर खास कुछ नहीं कर पाता। तो कभी कभी ऐसे हालत में लीडर का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाता है, वो नहीं इन्फ्लुएंस कर पाता। दूसरा, हमने MBO की बात की थी, पीटर ड्रकर का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। जब आपने एक
ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, गोल सेट कर दिए, कंपनी के कायदे कानून फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, काम रूटीन है और नॉर्मली चल रहा है, तो लीडर का खास कोई रोल ही नहीं है। अपने आप रूटीनली मैकेनिकली काम हो रहा है, सबको पता है, सबको टारगेट पता है, सबको गोल पता है और सब नॉर्मल हिसाब से काम कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी खतरनाक नहीं है जिसमें ऐसी कोई क्राइसिस भी नहीं है। तो संस्था के कायदे कानून ऐसे बने हैं, प्रोसीजर ऐसा बना है और गोल्स या एमबीओ टाइप की सिस्टम डाली हुई है और वो इफ़ेक्टिवली चल रही है और रूटीनली नॉर्मली काम चल रहा है, तो लीडर का खास रोल ही नहीं रहता फिर उसमें कोई बड़ा हीरो नहीं चाहिए आपको, क्योंकि हीरोइज़म है ही नहीं रिक्वायर्ड। हीरोइज़म तो युद्ध हो तब हीरो की ज़रूरत पड़ती है। हीरो को ऐसा चांस दिखाने, हीरोइज़म दिखाने के लिए मौका तो मिलना चाहिए, वो मौका ही नहीं है तो हीरो क्या करेगा। तो हीरो को भी चांस चाहिए, मौका चाहिए। तो इसमें इनको न्यूट्रलाइज़र और सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। जब लीडरशिप की जो हमने बहुत ग्लैमरस बात बता दी गई है उसको वो डिमिनिश कम कर देता है। तो हमें ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इस सब्जेक्ट को काफ़ी ग्लैमरस बना दिया है। हम एक हीरो लीडर को देखते हैं, मानते हैं, उसकी बातें करते हैं जब जैसे सब उसके ऊपर ही है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि लीडर सब, फॉलोअर्स के बगैर लीडर का कोई रोल नहीं है। फॉलोअर नहीं है तो लीडर नहीं है और फॉलोअर ही लीडर को बनाते हैं। कोई फॉलो नहीं करेगा तो लीडर क्या करेगा। तो फॉलोअर्स के ऊपर, अनुयायी के ऊपर बहुत बड़ा जोर दारोमदार है और संयोगों के ऊपर, संस्था के ऊपर भी बहुत बड़ा दारोमदार है, परिस्थिति के ऊपर भी बहुत बड़ा मदार है। तो ये सारी चीज़ें भी फैक्टर्स हैं। खाली लीडरशिप एक ही चीज़ नहीं है, एक ही वेरिएबल नहीं है पूरे मिक्स के अंदर। लीडर का भी रोल है, फॉलोअर्स का भी रोल है, वो भी कैसे हैं, मैच्योर कितने हैं, कितने इजीली लीड होते हैं, कितने इजीली फॉलो करते हैं, कितनी उनको ज़रूरत है किसी लीडर की या खुद कर लेते हैं, सिचुएशन कैसी है, संस्था के कायदे कानून कैसे हैं, किस तरह से काम हो रहा है, ये सारी बातें भी महत्व है। परिस्थिति क्या है, माहौल कैसा है, लोगों का मूड कैसा है, ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो मैटर अ लॉट। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए और ये एक ही चीज़ के ऊपर सब है ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि कभी कभी लीडर फेल भी हो जाते हैं जब बाकी चीज़ें उनको सपोर्ट ना करे तो, क्योंकि उनके अकेले से नहीं होगा। लीडर कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। अकेला आदमी हीरो है लेकिन हीरो के साथ टीम नहीं है तो अकेला हीरो लीडर नहीं बोला जाता। आप उसको हीरो बोल सकते हो लेकिन वो लोन वुल्फ है, वो अकेला है। जब तक उसको टीम उसको फॉलो नहीं करती तब उसको हम नेता नहीं बोल सकते। तो नेतागिरी में ये सब चीज़ें, नेतृत्व में ये सब चीज़ों भी साथ में समझने की ज़रूरत है। थैंक यू।